पिछले क्लास में हम डिपेंडेंट सोर्स की बात किए थे। डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया, करीब शायद 2 क्वेश्चन हम देखे थे डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड। आगे हम और कंटिन्यू करते हैं डिपेंडेंट सोर्स पर। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा। एज पॉसिबल एज हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं अपने तरफ से 3, 4, 5, 6 ले रहा हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 150 क्वेश्चन ही ले लूँ, वो भी ऑनलाइन की क्लास में बहुत टाइम लगता है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट और ऐसे क्वेश्चन को लेता हूँ जिसमें कोई नया न्यू कॉन्सेप्ट है वो मिल जाए, ठीक है। तो नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को ही लेने का कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर आप लोग प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डेली प्रैक्टिस किया करो, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मिल गया मेरे को। डिपेंडेंट सोर्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है। जब भी सर्कल के अंदर प्लस माइनस लिखा, इसका मतलब वो वोल्टेज सोर्स होता है, वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। इसकी वैल्यू 6 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर है। डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर जब भी मिले तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स है और इसके अंदर अगर माइनस और प्लस लिखा है तो समझ जाना कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। बट आपको जब तक बाहर की वैल्यू को नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वोल्टेज सोर्स है, किस टाइप से डिपेंडेंट है। तो बाहर में लिखा है 4 × I, मतलब इसका समझ में आ गया कि I4 तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और I जो है वो सर्किट के किसी ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू है सर्किट में फ्लो होने वाले करंट I की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इस I की वैल्यू को सर क्वेश्चन वाला कहीं ना कहीं पर मार्किंग बिल्कुल किया ही रहेगा। क्लियर हुआ। ये 4 ओम का रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वैल्यू है वो 2 ओम है। ये 6 वोल्ट का आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 4I है जो कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन वाले ने इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को I मार्किंग कर दिया है। उन्होंने करंट I मार्किंग किया है। करंट I जो है वो क्या है, एक्चुअल में इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है, ठीक है। इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I है और इसी करंट की वैल्यू I पर ही इस वोल्टेज की वैल्यू क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वोल्टेज की वैल्यू इस सर्किट के 2 ओम पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इस कारण ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि उन्होंने ये भी मार्किंग कर दिया कि इस 2 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज V1 है और 4 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, V2 है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I की वैल्यू निकालो। I दिख ही रहा है, 2 ओम पर फ्लो होने वाला करंट है। अब ये 2 ओम पर क्या एक ही सिंगल में क्लोज पाथ बन रहा है, छोटा सा क्लोज पाथ है। तो जो करंट इस 2 ओम पे फ्लो हो रहा है वही इसी बैटरी से होकर जा रहा है, वही इसी 4 ओम के रजिस्टर पर हो रहा है और वही इस 6 वोल्ट के इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पर। कहने का मतलब ये सारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है और सिंगल एक स्मॉलेस्ट क्लोज लूप बना रहा है। तो स्मॉलेस्ट क्लोज लूप है और सिंगल क्लोज लूप है, दैट मीन्स ऑल
एलिमेंट्स पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये आई करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है, वही इसमें भी हो रहा है, ये 4 ओम के रजिस्टर पर भी हो रहा है और 6 वोल्ट के डीसी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पर भी हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने बोला कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू निकालो, सर्किट के 2 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर डालो। उन्होंने ये बोला सर्किट की 4 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज V2 है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर। उन्होंने बस इतना ही बोला। क्वेश्चन वाले ये मेंशन करें या ना पढ़े कि आपको KCL से बनाना है कि KVL से बनाना है, ये डजेंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। अगर सामने वाला KCL और KVL से बनाओ करके बोलेंगे तो भी ठीक है और नहीं भी लिखे रहेंगे तो भी ठीक है। आपको अपना दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो सिंपल आपका जनरली आपका यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो समझ जाना कि वहाँ पर KCL और KVL जैसा लॉ ही यूज़ होगा उस सर्किट की एनालिसिस के लिए। क्लियर हुआ, कोई थ्योरम की बातें नहीं किया है, मतलब KCL और KVL से ही आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो उन्होंने यहाँ पर I की वैल्यू पूछा है, V1 की वैल्यू पूछा है, V2 की वैल्यू पूछा है। क्लियर हुआ, एक सिंगल क्लोज पाथ है, ये क्वेश्चन दिया है और उन्होंने ये बोल दिया है कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालो, V1 की वैल्यू निकालो, V2 की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन वाला हर एक वोल्टेज और करंट को अपने तरफ से मार्किंग करके दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट की बात आया है और हमेशा डिपेंडेंट क्वालिटी की वैल्यू पैरामीटर क्वांटिटी की वैल्यू को सर्किट में कहीं न कहीं पर बिल्कुल मेंशन किया ही रहता है। क्लियर हुआ, तो फिर ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व कर ले, तो यहाँ पर मैं KVL लगा लेता हूँ ऐसा, इस डायरेक्शन में अगर KVL, ये बाहर में ये वायर में जो मार्किंग किया हूँ एक्चुअल में करेंट का फ्लो डायरेक्शन है। करेंट का फ्लो डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और मैं भी उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूँ मैं, KVL। ये अंदर का जो डायरेक्शन शो किया हूँ वो मेरे KVL के लिए है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने के लिए है, और ये वायर में जो मार्किंग किया हूँ वो एक्चुअल में सर्किट में फ्लो होने वाला करेंट की डायरेक्शन के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्लोज लूप पर, क्लोज पाथ पर हम क्या लगा लेते हैं, KVL लगा लेते हैं, अप्लाई KVL एट क्लोज लूप। इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ पर हम क्या करते हैं, क्लोज लूप पर, क्लोज सर्किट पर, इस मेश पर क्या लगा देते हैं, हम क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि सर्किट में, किसी क्लोज्ड सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट के एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आप, उन्होंने इतना बोला, फिर ये बोला कि अगर सर्किट में करंट फ्लोइंग के डायरेक्शन में KVL लगाते हैं तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, बट बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे उसका साइन यूज होंगे। तो कहीं से भी शुरू करो, मैं ऐसे चलूँगा ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो हो रहा है और इसी डायरेक्शन में मैं KVL भी लगा रहा हूँ। तो हर एक वोल्टेज जो ड्रॉप होगा एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होगा। तो माइनस साइन करंट के डायरेक्शन के लिए, इस रजिस्टर का रजिस्टेंस वैल्यू क्या है, 2, और इस रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट क्या है, I। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये I। ये यहाँ 2 ओम पर वोल्टेज मिल गया है। करंट के डायरेक्शन के लिए माइनस और इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 और इसमें करंट का वैल्यू क्या है, I। तो 2 इंटू आई मतलब यहाँ का वोल्टेज हो गया। फिर ऐसे आ जाओ, कहाँ से निकल रहा हूँ देखो, बैटरी के प्लस साइन से। तो बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे उसका साइन प्लस, इस बैटरी का कंप्लीट वोल्टेज वैल्यू क्या है, 4I। 4 बस मत लिख देना, 4I है। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाऊँ, फिर से मैं करंट ऐसे ही चल रहा है ऐसे, और उसी दिशा में मैं भी चल रहा हूँ। इन डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप विल बी निगेटिव, वोल्टेज जो ड्रॉप हमेशा क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पर आ जाओ, तो करंट के डायरेक्शन की वजह से माइनस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 4 और इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I। क्योंकि सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ में हमेशा सीरीज कनेक्शन मिलेगा और सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट की वैल्यू क्या होगा, सेम। तो जो करंट यहाँ है वही यहाँ होगा और वही यहाँ 4I होंगे। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ,
ऐसे देखो बैटरी के किस प्लेट से बाहर निकल रहे, प्लस से, तो प्लस से बाहर निकल रहे, इसका ना प्लस और इसका क्या है सिर्फ। तो वोल्टेज सोर्स के जिस पोलैरिटी से केवीएल लगाते समय आप बाहर निकलोगे वो साइन यूज करना, और एलिमेंट पर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे एलिमेंट पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो करंट के डायरेक्शन में निगेटिव और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे पॉजिटिव, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सारे एलिमेंट को एक बार कवर करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, चारों एलिमेंट कवर हो गए। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब देखो जो सॉल्व हो पा रहा है कर डालो। यहाँ पर -2i और -4i का -6i, और 4i घटेगा तो फिर क्या हो जाएगा -2i, तो ये ऐसा ऐसा भी कैंसिल होगा तो भी 2i मिलेगा। 2i + 6 = 0, 2i को उधर ट्रांसफर कर दो तो 2i = 6 हो जाएंगे, या फिर i = क्या हो जाएगा, i = 6/2, मतलब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 3 एम्पियर। तो सर्किट में कितना अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकल गया 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर के इलेक्ट्रिकल करंट का इसमें क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। अब उन्होंने ये पूछा है कि सर्किट में V1 वोल्टेज निकालो। ठीक है, तो V1 वोल्टेज निकालो, तो V1 जो वोल्टेज है वो कहाँ का वोल्टेज है, वो 2 ओम के रजिस्टर का वोल्टेज है। तो अगर मुझे इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट मिल जाए जो कि I करंट है, और इसका करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकाल दूँ तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा ओम्स लॉ से। ठीक है, सिमिलरली V2 पूछा है, V2 है वो इस 4 ओम का वोल्टेज है। अगर मुझे इस 4 ओम पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से इस 4 ओम पर वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 4 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट तो सीधा सीधा दिख रहा है I ही है, तो I × R से निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा था I, वो निकल गया। वोल्टेज एट 2 ओम, वोल्टेज एट 2 ओम रजिस्टर, वोल्टेज एट 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो 2 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज एट 2 ओम रजिस्टर V1, क्वेश्चन वाला V1 माना है, और उसका रजिस्टेंस वैल्यू 2 है, और वहाँ का करंट क्या है क्वेश्चन वाला खुद से मान दिया है I। तो ये हो जाएगा 2, और I का वैल्यू ऊपर कैलकुलेट किया 3, सॉल्व करोगे तो 6, और वोल्टेज है तो यूनिट क्या हो जाएंगे वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट भी लिखते जाएंगे। सिमिलरली वोल्टेज एट 4 ओम, 4 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज। ठीक है, तो 4 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज क्या होगा V2, और V2 = क्या हो जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 4 और उसमें फ्लो में करेंट I है, तो 4 × I, तो 4I का वैल्यू निकाला हमने 3, सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 12 वोल्ट। क्लियर हुआ, तो ये हमारा मिल गया आपका 12 वोल्ट। तो उन्होंने क्वेश्चन वाला ने करंट पूछा था, क्वेश्चन वाले ने वोल्टेज पूछा था, और क्वेश्चन वाले ने ही क्या बोला था, एक अनदर वोल्टेज V2 पूछा था। तो ये हो गया डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बातें। ठीक है, क्लियर हुआ, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये था आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ठीक, यहाँ पर डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो डिपेंडेंट है करके। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन बनाते हो तो मेरे टाइप का बोला करो कि ये डिपेंडेंट है, ऐसा टाइप। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, DC वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू को 24 वोल्ट दिया है क्वेश्चन वाला। ठीक है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये वाला क्वेश्चन वाला खुद मार्किंग किया है, और इसको दे दिया है एरो दिखा, मतलब क्या है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू को उन्होंने लिख दिया के I1। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है, k इंटू I1 है। मतलब ये करंट सोर्स तो है, बट इस करंट सोर्स की वैल्यू किसी I1 पर डिपेंड कर रहा है, और I1 भी एक क्या चीज़ है, एक करंट ही है जो कहाँ फ्लो हो रहा है, 6 ओम पर। ठीक है, तो 6 ओम पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पर ये करंट सोर्स डिपेंड कर रहा है। इस कारण इसको क्या बोलेंगे भाई, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर हुआ। और ये क्या है आपका 3 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो ये 3 ओम का रजिस्टर है, उन्होंने I1 मार्किंग किया। तो जैसे जैसे इस 6 ओम पर फ्लो होने वाले करंट I1 चेंज होगा, वैसे वैसे इस करंट सोर्स की वैल्यू भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। क्लियर हुआ। तो इस 6 ओम के करंट की वैल्यू पर ये करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, जो कि 6 ओम पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ और मार्किंग कर दिया है, ये I1 माना है, इस वाले करंट को क्वेश्चन वाला खुद से I दे दिया है, और इस वाले करंट को क्वेश्चन वाला खुद अपने तरफ से दे दिया है, I2 दे दिया। ठीक है, उन्होंने अपने तरफ से सारे करंट को मार्किंग कर दिया, इस वाले को I दे दिया, इस वाले को I1 दे दिया, इसको क्या है KI1 दे दिया, इसको क्या दे दिया K, इसको I2 दे दिया। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये है, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा मार्किंग कर दिया है। अब सर्किट को एक नज़र देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक बैटरी 24 वोल्ट का निगेटिव टर्मिनल है, वो 6 ओम के एक टर्मिनल, और ये करंट सोर्स के एक टर्मिनल, और ये 3 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ा है। वैसे 24 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल 6 ओम के अपर टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल है करंट सोर्स के अपर टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल है 3 ओम के रजिस्टर के अपर टर्मिनल। ठीक है, तो इन दोनों का दोनों टर्मिनल है क्या है, इस सारे एलिमेंट के दोनों टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या है, देखा जाए तो इस सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होता है, दैट मीन्स इसके क्रॉस भी वोल्टेज की वैल्यू वही होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी वही होंगे, और इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी वही होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑलवेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसमें जो वोल्टेज है, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज तो सीधा सीधा दिख रहा है 24 वोल्ट। फिर उसके बाद 6 ओम का देख लो, ये 6 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज ये 24 ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। फिर उसके बाद KI1 के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, 24 वोल्ट होगा। फिर उसके बाद 3 ओम का वोल्टेज देखो, ये भी क्या होगा, 24 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस 24 वोल्ट हो जाएंगे। मतलब इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट मिलेगा, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट मिलेगा, और इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट मिलेगा। लिख देना, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में सर्किट के एलिमेंट्स पर वोल्टेज की वैल्यू ऑलवेज सेम होता है, बट करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। क्लियर हुआ। तो मान लिया जाए मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ। अब सॉल्यूशन, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला, ठीक है, कि करंट का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, टोटल करंट आई। ठीक है, सर्किट में टोटल करंट की वैल्यू निकालो। उन्होंने ये बोला कि सर्किट में इस टोटल करंट आई की वैल्यू निकालो कब, व्हेन, ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो यूज़ हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है, 2 है, जब के की वैल्यू 2 है तब, और बी जब के की वैल्यू 3 है तब, सी के की वैल्यू क्या है, 4 है। तो जब k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 3 है, और k की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स पे यूज्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू जब 2, 3 और 4 है, तो उस केस में सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट I निकालना है।
ठीक है, आई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इतना चीज़ क्वेश्चन वाले ने बोला है। सबसे पहले कोई भी सर्किट देता है ना, तो देखा करो कि वो सर्किट में कहीं पर पैरेलल का रिलेशन तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि पैरेलल रिलेशन होने से वोल्टेज मिलने की चांसेस हो जाता है कि अगर कहीं भी टर्मिनल का वोल्टेज दिया तो उस टर्मिनल के वोल्टेज के बेस पर किसी अदर टर्मिनल का वोल्टेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन। मैं सर्किट में इस पॉइंट को ए मान दिया, चाहते तो इसको अब बी। अब देखो ए है उसमें ये करंट ए की ओर आते हुए दिख रहा है। देखो इन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में ही जुड़ा है। वायर हजारों किलोमीटर लंबा रहेगा तो भी ये कनेक्टेड ही कहलाएंगे, उसमें नहीं जाना है। वैसे इन दोनों के बीच आपस में कुछ, दोनों के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, मतलब ये भी एक ही पॉइंट है समझो, भले ही इसकी लेंथ कितना रहे। वैसे ही इन दोनों के बीच, तो जब भी दो एलिमेंट के बीच कोई तीसरा नहीं रहेंगे, सिर्फ वायर रहेंगे, तो वायर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम पॉइंट ही कहलाएंगे। ठीक, तो ये नोड है, जंक्शन, यहाँ पर एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, और ये क्या हो गया चौथा ब्रांच, चार ब्रांच कनेक्टेड है। तो ए ब्रांच पर ए पॉइंट पे आने वाले करंट, यहाँ पर क्वेश्चन वाला खुद मार्किंग किया अपने ओर से कि आई करंट इस नोड की ओर आ रहा है। फिर क्वेश्चन वाला फिर एक करंट मार्किंग किया है कि इसमें I1 जा रहा है, तो आउट गोइंग फ्रॉम दी जंक्शन या नोड कहला रहा है। इसमें एक करंट है वो जंक्शन की ओर आते हुए दिख रहा है, डिपेंडेंट करंट सोर्स के थ्रू ऊपर की ओर, मतलब नोड की ओर। फिर उन्होंने एक मार्किंग कर दी है कि एक करंट है वो इधर जाते हुए दिख रहा है। तो इसमें वैसे आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वाला खुद अपने तरफ से हर एक ब्रांच में करंट के डायरेक्शन को बाकायदा मार्किंग करके दे दिया है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर नहीं दिया रहता तो अपने तरफ से किसी भी ब्रांच के करंट को इनकमिंग ले लो चाहे आउटगोइंग ले लो। अब हमें सिर्फ यहाँ पर ए पॉइंट पर KCL लगाना है। अप्लाई KCL, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। अप्लाई KCL एट नोड ए। ठीक है, नोड मतलब जंक्शन, जंक्शन ए पर हमें क्या लगाना है KCL। तो किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होता है। तो नोड की ओर आई आ रहा है और क्या आ रहा है K×I1 आ रहा है। तो दो करंट आ रहा है, एक आई आ रहा है धन, दूसरा क्या आ रहा है K×I1 आ रहा है। तो दो करंट नोड की ओर आ रहा है, एरो देख के पता चल रहा है। और दो करंट नोड से दूर जा रहा है, तो दो करंट नोड से दूर जा रहा है, तो एक I1 जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है I2 जा रहा है। सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया। यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने आई करेंट की वैल्यू को पूछा है, तो आई करेंट को एक तरफ रख देते हैं। तो आई को एक तरफ रखता हूँ, बाकी सब को एक तरफ, तो के इंटू क्या हो जाएगा -K×I1 प्लस I1 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, प्लस क्या हो जाएगा ये I2, ऐसा हो गया। इसको और सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा I1 माइनस K×I1 प्लस क्या हो जाएगा ये I2, और ये क्या हो जाएगा I2 क्वेश्चन 1। ठीक है, अब मैं कैसे भी करके यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मुझे I1 का वैल्यू मिल जाए। अगर I1 मिल जाता है और I2 मिल जाता है तो आसानी से यहाँ पर मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर चाहो तो इसको देना है तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 पे मैं I1 और I2 की वैल्यू को कैसा भी करके पुट करने की कोशिश करूँगा। तो पुट करने के लिए देखना पड़ेगा कि वो I1 I2 सर्किट में कहाँ का करंट है। देख लेते हैं I1 कहाँ का करंट है और I2 कहाँ का करंट। तो I1 जो करंट है वो ये 6 ओम में फ्लो होने वाला करंट है। तो ये 6 ओम का वोल्टेज देखते हैं, अगर कहीं से मिल जाए तो देखते हैं। ये 6 ओम जो है वो इस बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है एक टर्मिनल, और 6 ओम का दूसरी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये दोनों क्या है पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है सेम होता है। मतलब ये 24 वोल्ट का जो बैटरी है वोल्टेज सोर्स है वो इसके अक्रॉस एम्पियर हो रहा है। मतलब इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितना है 24 वोल्ट का है। तो मुझे पता चल गया कि 6 ओम पर 24 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, तो मुझे आसानी से ओम्स लॉ I = V/R,
V मतलब 24 वोल्ट, R मतलब 6 ओम। तो यहाँ पर I1 मिल जाएगा। अगर अगला देखते हैं I2 करंट। I2 तो ये 3 ओम का करंट है। I2 तो 3 ओम का करंट है। I2 जो करंट है I2 है वो 3 ओम पर करंट है। अब देखते हैं 3 ओम का वोल्टेज कहीं से मिल रहा है क्या। ये 3 ओम का एक टर्मिनल है वो इस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ रहा है वायर के थ्रू, ये देख। फिर वैसे ही 3 ओम का दूसरी टर्मिनल है वो 24 वोल्ट के निगेटिव से जुड़ रहा है। तो ये और ये दोनों किस फॉर्म में है, पहला मतलब ये 24 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो सीधा सीधा 3 ओम पर भी एम्पियर हो रहा है। मतलब इस 3 ओम पर भी वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 24 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज मुझे 24 वोल्ट मिल गया और यहाँ का रजिस्टर 3 ओम है। तो आसानी से करंट निकाल सकता हूँ ओम्स लॉ से, I इक्वल टू V/R3। तो यहाँ पर I1 फ्रॉम ओम्स लॉ निकाल सकते हैं हम ओम्स के नियम से। ओम्स के नियम से यहाँ पर वैल्यू निकाल डालते हैं, चलो ठीक है। ओम के नियम से ओम का लॉ लगाओ, ठीक है। फ्रॉम सर्किट करके लिख सकते हो, फ्रॉम सर्किट, ठीक है। सर्किट से I1 इक्वल टू उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 24 है और 24 वोल्ट का है। और वो किस कौन से रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है I1, यहाँ पर 6 ओम पर। तो यहाँ का वोल्टेज 24 दिख रहा है और वो ओम रजिस्टर क्या है 6 है। तो क्या हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या है 6। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 4। और करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर, यूनिट लिखा करो बकायदा, ठीक है। वैसे I2 देख लेते हैं। I2 कहाँ का करंट है, I2 यहाँ का करंट है, देख लो यहाँ का करंट I2 3 ओम पर। तो 3 ओम पर वोल्टेज मैंने बताया पैरेलल रिलेशनशिप से 24 वोल्ट का मिल रहा है। तो 24 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज है और इसका रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो आपका क्या है 24 डिवाइडेड बाय क्या है रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3। तो ये कितना मिला 8 एम्पियर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर I1 मिल गया और I2 मिल गया। इस I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 में I इक्वल टू क्या निकला था I1 माइनस K इंटू I1 प्लस क्या निकला था I1 माइनस K इंटू I1 प्लस क्या निकला था I2, ठीक है। तो I1 माइनस K इंटू I1 प्लस क्या निकला था I2, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें रख देते हैं I1 की वैल्यू 4 माइनस K इंटू I1 मतलब K तो K ही रहेगा। I1 क्या है 4 मतलब 4K हो जाएगा प्लस I2 मतलब 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा I। तो ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये 4 माइनस 4K प्लस 8 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि वेन K इक्वल टू 2, जब K की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो K की वैल्यू 2 है तो I क्या होगा, उन्होंने यही बोला है। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 2 एस K इक्वल टू 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 I की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस K की वैल्यू 2 रखो तो 4 इंटू 2 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका I इक्वल टू मिलेगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस कैंसिल बचेगा 4, ठीक है। उन्होंने फिर बोला है कि वेन K की वैल्यू क्या है 3 है तो I का वैल्यू क्या होगा। तो फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 से फिर से रखते हैं। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा 4 माइनस 4 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा ये 8। तो 4 तिया 12 हो रहा है और ये 4 और 8 भी 12 प्लस माइनस 12, तो क्या मिलेगा आपको 0। तो I इक्वल टू कितना मिलेगा 0 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा। एंड 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 वेन लाइट ऑफ हो गया K इक्वल टू 4
तो i इक्वल टू क्या होगा, तीसरा कंडीशन उन्होंने बोला कि जब k की वैल्यू 4 है तो i क्या होगा। ठीक है, तो फिर से k का वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 2 से, तो 4 माइनस 4 इंटू 4, k का वैल्यू जब 4 है धन 8, तो ये 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12, तो -4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा i। तो ये 3 है, इसको पूछा था उन्होंने, इसको भी पूछा है और ये पूछा है। तो जब k की वैल्यू 2 है तब i की वैल्यू 4 एम्पियर होगा। जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k की वैल्यू 3 है तो उसमें करंट 0 एम्पियर का फ्लो होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 4 होगा तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू -4 एम्पियर होंगे। तो ये है अपन का डिपेंडेंट करंट सोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो इस पॉसिबल इस आप मेरे को मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसको समझाया नहीं होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया। सिंपल केस है जहाँ पर भी पैरेलल ब्रांचेस ज़्यादा दिखे और थ्योरम मेंशन नहीं किया है तो या तो वहाँ पर KCL काम आएगा और KVL ही काम आएंगे, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ KCL और KVL को ही यूज़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ। डिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स के केस में क्या होता है, ऑलवेज उस डिपेंडेंट पैरामीटर को, उस क्वांटिटी को सर्किट में कहीं ना कहीं पर मेंशन किया ही रहता है। तो बहुत आसान है, आपको कहीं पर डिपेंडेंट की रिलेशन निकालना है तो कुछ नहीं, सीरीज पैरेलल ही देखो और सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होगा, बट पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होंगे, करंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होगा। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है तो कॉल किया करो, मैसेज किया करो। समझ में आ गया तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो। और ये हमेशा के लिए है, कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है जिसमें आपको अनजाना लगे, अननोन लगे, कैसे आया इस टाइप का। क्लियर हुआ? थैंक यू।